हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे जो हमारा जो पहले टॉपिक चल रहा था ट्रांजिशन जो सीरीज़ थी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारी जो है काफ़ी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। लगभग 8 के लगभग प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। उसके आगे जो है प्रॉपर्टी जो है मेन जो बची हुई है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दो तरह का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और नॉर्मली जो हम वैल्यू पढ़ते हैं या जो सीरीज़ पढ़ते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब है कि आपके मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड हैं, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को आप जोड़ के सेल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। मतलब एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण और रिडक्शन को हम कहते हैं अपचयन। अब होता क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं और जब आप दो इलेक्ट्रोड को जोड़ते हो तो तब डिसाइड होगा कि किस पे ऑक्सीडेशन होगा और किस पे रिडक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रेफरेंस लिया गया हाइड्रोजन को। रेफरेंस किसको लिया गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, वो क्या माना गया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0। हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना माना गया है, 0। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो 0 मान लिया गया। अब दूसरा जो आप इलेक्ट्रोड काम में लोगे वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में ऑक्सीडेशन शो कर रहा है या रिडक्शन शो कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अब अगर बात करें नॉर्मली मेटल की, सिंपल मेटल की बात कर रहे हैं जो, तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जब आप मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, हाइड्रोजन की जगह हम कह सकते हैं एसिड से, हाइड्रोजन की जगह हम क्या कह सकते हैं, एसिड, HA लिख देता हूं। तो यहां पर क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड त्यागता है तो मेटल इंटू A इसका पार्ट इसमें जुड़ जाता है और ये जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिव मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम मेन बात पे। मेन बात क्या है कि जिसके खुद के ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, देखिए अब खुद का क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। एक मैंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जिसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल का मतलब रिएक्टिव मेटल, उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है और हम कहें तो कह सकते हैं कि क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो S ब्लॉक का होता है। किसका होता है, S ब्लॉक का। क्यों, क्योंकि S ब्लॉक के जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और फटाफट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो S ब्लॉक के एलिमेंट जो है उनका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, हम कह सकते हैं सबसे कम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं D ब्लॉक की, तो D ब्लॉक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। D ब्लॉक के जो मेटल हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन कुछ मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, जिसको हम लेस रिएक्टिव मेटल कह सकते हैं या कई बार इनर्ट मेटल भी कहते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर,
प्लेटिनम या और भी मेटल हो सकते हैं, इनको हम नोबल मेटल कह देते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है और ये जल्दी से रिएक्शन शो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन शो ही नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कम होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक है मेटल है, लेकिन उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम जो है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में उतनी नहीं होती। एस ब्लॉक से उसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर डी ब्लॉक के मेटल की ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है वो एस ब्लॉक की तुलना में क्या है, थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है ये आपके मिक्स वैरायटी के हैं। किसी का पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम भी है और किसी का हाइड्रोजन से ज़्यादा भी है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कलर ऑफ सॉल्यूशन एंड कंपाउंड्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं डी ब्लॉक के, या डी ब्लॉक के हम सिंपल कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कलर। अब देखिए यहाँ पर जो कलर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि दो रीजन आते हैं कलर के। दो रीजन क्या हैं, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन नीचे लिख देता हूँ मैं, डी ट्रांजिशन। ठीक है, एक तो होता है डी ट्रांजिशन, एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के कंपाउंड हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो कलर शो करते हैं। अब डी ब्लॉक के जो कंपाउंड कलर शो करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें दे रखी है, एक तो डी ट्रांजिशन और एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब देखिए होता क्या है, डी ट्रांजिशन की बात करें तो ये आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, आपके अभी सिलेबस में नहीं आई होगी, तो वहां पर थ्योरी क्या कहती है क्रिस्टल फील्ड की, ये स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स की अलग अलग स्प्लिटिंग होती है। कि अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स है Ml6 +-x, ये कोई कॉम्प्लेक्स है Ml6, उस पर चार्ज मैंने लिख दिया +-x, तो इसकी नेचर होती है ऑक्टाहेड्रल। इसकी नेचर क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है वो ऐसे होती है, 3 नीचे और 2 ऊपर। मतलब जो डी उपकोश के, डी सबशेल के जो 5 कक्षक होते हैं वो 2 में स्प्लिट हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल एक साथ और 3 ऑर्बिटल एक साथ। तो यहाँ पर जो आपके है 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, नीचे के ऑर्बिटल से ऊपर के ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब ऊपर से वापस नीचे आता है तो एनर्जी एमिट करता है। तो सॉरी, वो जो एनर्जी एमिट करता है अगर वो विजिबल रीजन में है तो फिर ये क्या करता है, कलर शो करता है। क्या शो करता है? कलर शो करता है। तो इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन, इसको हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें अलग अलग नियम भी होते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अब दूसरा केस है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है MLCT, एक होता है LMCT। अब देखिए MLCT और LMCT का मतलब क्या और चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या है। देखिए चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो नॉर्मली हमने चार्ज का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से लिया है। ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक है MLCT, इसका मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड को। एक है LMCT, लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को। तो ये कह रहा है कि मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल। अब मेटल लिगेंड को दे रहा है और लिगेंड क्या कर रहा है, मेटल को दे रहा है। तो उस केस में है क्या, अब देखिए नॉर्मली जो कलर शो करने के जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं लिगेंड टू मेटल वाले। अब लिगेंड टू मेटल की कंडीशन क्या है या कौन शो करता है, उसको मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ। MnO4- या KMnO4 भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप मैंगनीज की बात करेंगे तो मैंगनीज जो है +7 स्टेट में। तो देखिए लिगेंड टू मेटल के केस में क्या है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर कितनी है, +7। और लिगेंड नॉर्मली कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन या हेलोजन। तो उस केस में क्या करता है कि ये LMCT शो करता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है किसको, मेटल को। तो ये हो गया Mn+7। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपके Mn+7, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पर मैंगनीज
जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये LMCT शो करता है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि मैंगनीज +7 है तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की कंडीशन क्या है कि मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, जैसे +4, +5, +6, +7, और जो आपके लिगेंड है वो नॉर्मली या तो हैवियर हैलाइड होने चाहिए, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन या फिर ऑक्सीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब देखिए यहाँ पर एक है ना सिलेक्शन रूल होता है, जो कि क्या डिसाइड करता है कि कलर की इंटेंसिटी क्या होगी या जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। दो मैं आपको जो नियम है वो बता देता हूँ। एक तो होता है लैपोर्टे सिलेक्शन, लैपोर्टे सिलेक्शन, और दूसरा होता है स्पिन सिलेक्शन। अब देखिए लैपोर्टे सिलेक्शन का मतलब क्या है। लैपोर्टे सिलेक्शन का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, तो वहां पर क्या है कि सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि जो डेल एल है ±1 होना चाहिए, या आप इसको कैपिटल एल भी कह सकते हैं। हालांकि दोनों में फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपल सा इससे बताता हूँ। अब देखिए जो स्मॉल है वो होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या हम हिंदी में कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। तो अब जो दिगंशी क्वांटम संख्या है उसका मतलब क्या है, डेल एल ±1 का मतलब क्या है। अब देखिए +-1 का मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ S से P, तो S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है। तो जो डेल L है तो वो मैंने करा डेल L, तो कितना आया 1 - 0, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आ गया 1। इसका मतलब ये ट्रांजिशन अलाउड है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ D से D में ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसके लिए कि L की वैल्यू क्या है 2, और इसके लिए भी क्या है 2, तो जो डेल L आएगा वो आएगा 2 - 2 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो डेल L की जो वैल्यू है किसके लिए, DD ट्रांजिशन के लिए, वो कितनी आ रही है 0 आ रही है। वो कितनी आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DD ट्रांजिशन है उसके लिए लैपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो DD ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब होता क्या है कि दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं, या तो अलाउड या फॉरबिडन, जिसको हम पता लगाते हैं सिलेक्शन रूल से। तो सिलेक्शन रूल का एक रूल है लैपोर्टे सिलेक्शन, तो वो क्या कह रहा है कि जो DD ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है। तो उससे होता क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो कर रहा है तो वो बहुत ही लाइट होता है, या उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होता है वो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए उसके जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेंस होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है। ये तो थी बात लैपोर्टे सिलेक्शन रूल की। इसके बाद सेकंड है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कह रहा है कि जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। या इसको मैं अगर सरल भाषा में कहूँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले हैं ट्रांजिशन के बाद भी उतने ही होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं डी में, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर अगर आप ट्रांजिशन कराते हो इलेक्ट्रॉन का नीचे से ऊपर, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, D5, तो वहाँ पर अगर आप ट्रांजिशन कराओगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि जो डेल S की वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है कि आपके जो D5 में ट्रांजिशन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ट्रांजिशन कराया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर कर दिया, तो अब क्या हो गया, नीचे तो 2 रह गए और ऊपर कितने हो गए 3, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी थी। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो +½ होता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो ये हो जाएगा 5/2। और इस केस में क्या होगा, अब देखिए ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो गए, टोटल कितने बच गए अनपेड 3, तो इसके लिए हो जाएगा 3/2। तो जो रिजल्टेंट S की वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी, 3/2 - 5/2। तो उस केस में क्या है कि ये स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो
नहीं कर रहा है। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि जो डी ट्रांजिशन होते हैं वो आपके लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब फॉरबिडन होते हैं। दूसरी बात, अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया डी ट्रांजिशन में तो वो स्पिन फॉरबिडन भी हो जाता है। तो अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है और वो कलर शो कर रहा तो उसका कलर बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, लाइट होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, लाइट होगा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो है वो इन दोनों सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है, इसलिए जो कंपाउंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर शो करता है उसके कलर बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। जैसे अभी आपने बात करी KMnO4 की, तो KMnO4 जो कलर शो कर रहा है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कर रहा है, इसलिए उसका जो कलर होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डार्क होता है। तो ये हमने बात कर ली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और कलर ऑफ सॉल्यूशन इन कंपाउंड। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ते हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आप देखते हो नॉर्मली हम मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही पढ़ते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। अब ये इसके लिए पूरी एक डिटेल से चैप्टर आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं। इंट्रोडक्शन में अगर आपने देखा होगा तो सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म करते हैं। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। एक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इसका वो भी थोड़ा सा क्या होता है, हाई होता है। साइज जो है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। और काफ़ी सारे फैक्टर काम करते हैं। तो जो डी ब्लॉक है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीवीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। टेट्राहेड्रल जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है sp3 और स्क्वायर प्लेनर का होता है dsp2। ऑक्टाहेड्रल जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3 और dsp2, यहाँ पर sp3d2 और d2sp3। तो देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं और बहुत वैरायटी के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको कंडीशन बता दी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, साइज क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या क्या कंडीशन काम आती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके दो जो हैं इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाई स्पिन होता है, लो स्पिन होता है, ये सारे मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कैटेलिस्ट क्या होता है। तो देखिए कैटेलिस्ट जो होता है, कैटेलिस्ट क्या करता है, उत्प्रेरक होता है। उसकी परिभाषा क्या होती है, वह पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित हुए अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। अब यहाँ पर अपरिवर्तित से मतलब क्या है, सांद्रता में परिवर्तन। मतलब अपरिवर्तित का मतलब जो जिसकी सांद्रता में परिवर्तन ना हो। मतलब यहाँ पर क्या है कि वह पदार्थ जो स्वयं की सांद्रता में परिवर्तन किए बगैर, मतलब कंज्यूम हुए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस हो गई। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो होता क्या है कि रिएक्टेंट को एक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए जिसको आप एनर्जी बैरियर कह सकते हो। वो न्यूनतम ऊर्जा मिलने के बाद वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट या उत्पाद बना सकता है। तो वो न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, या हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये गलत चीज़ है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि को बदलता है। ठीक है,
और अभिक्रिया की क्रियाविधि को बदलने से क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, मतलब ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी में और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के पाथ को बदल देता है, उसके मैकेनिज्म को बदल देता है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो सक्रियण ऊर्जा, उसको कम कर देता है। इस वजह से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब देखिए डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक जो है वो आपके उत्प्रेरक की तरह काम में आते हैं। उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दो फैक्टर आप कह सकते हो कि एक इसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इस वजह से ये कैटलिस्ट की तरह काम में आता है या कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा एस ब्लॉक के एलिमेंट इतने ज़्यादा कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले नहीं करते या नॉर्मली पी ब्लॉक के नहीं करते। उसका कारण क्या है कि उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी नहीं होती। लेकिन डी ब्लॉक जो है उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, इस वजह से वो क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। दो तीन मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ फटाफट से। एक आपने देखा होगा वनस्पति घी, मतलब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल जब घी बनाते हैं तो वहाँ पर क्या कैटलिस्ट काम में आता है, निकल। क्या काम में आता है, निकल। और काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम में आते हैं। बात समझ आ रही है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है जिसको आप संपर्क विधि कहते हैं, वहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, ठीक है, V2O5 होता है। V2O5 क्या करता है कि जो आपके सल्फर डाइऑक्साइड है उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। इसको मैं 2 कर देता हूँ बैलेंस करने के लिए। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करता है। देखिए कोई लिमिट नहीं है इन एग्जाम्पल की, बहुत सारी है। हैबर प्रोसेस है जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर आयरन और मोलिब्डेनम काम आता है कैटलिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। हैबर प्रोसेस में क्या है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन तो वो क्या हो गया, आयरन और मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं उनके अनलिमिटेड एग्जाम्पल हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में। मेन एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन एग्जाम में या नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट क्या होता है या ये कैटलिस्ट कहाँ पर काम में आता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इस अभिक्रिया में आयरन तो कैटलिस्ट है और ये क्या है, कैटलिस्ट प्रमोटर। ये उत्प्रेरक है और ये उत्प्रेरक वर्धक है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आपकी लगभग जितनी प्रॉपर्टीज़ थी ट्रांजिशन सीरीज़ की वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लगभग सिमिलर हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी जो ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।